नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौसम और ये तस्वीर देखिए, 24 की चौसर ओबीसी पर नजर। जी हां, आखिरकार मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पीछे है उनका पूरा मंत्रिमंडल। 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मोहन कैबिनेट में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के जरिए 24 की तैयारी को साधने की कोशिश की गई है। यानी बीजेपी ने 24 की चौसर को देखते हुए ओबीसी को साधने की पूरी कोशिश की है। टीम वर्क से हम काम करेंगे तो आम आदमी को न्याय मिलेगा, इसकी गारंटी है। सेवा करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की टीम तैयार हो गई है। ये टीम 24 की रणनीति का अहम हिस्सा है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं महाडिबेट के सवाल क्या हैं। तो महाडिबेट के सवाल आपको यहां इस स्क्रीन पर अब दिखाई देंगे। पहला सवाल क्या है? टीम मोहन का गठन कैसा रहा संतुलन? ये पहला सवाल है कि अब टीम मोहन सामने आ चुकी है। किस तरह संतुलन को साधते हुए इस टीम का गठन किया गया है। महाडिबेट का दूसरा सवाल क्या है, उस पर डालते हैं नजर। अब क्या है दूसरा सवाल? 24 का चुनाव, इसीलिए क्या ओबीसी पर दांव? यह है दूसरा सवाल इस महाडिबेट का, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो इसीलिए क्या मंत्रिमंडल में ओबीसी पर दांव लगाया गया है? और तीसरा सवाल क्या है, अब वो देख लेते हैं। क्षेत्रीय जातिगत समीकरण से जीत की रणनीति, क्या इन समीकरणों को साधकर ही बीजेपी ने जीत की तैयारी की है? ये वो सवाल हैं जिन पर हम आज महाडिबेट में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में आपको बताते हैं। मोहन मंत्रिमंडल में प्रदेश में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण पर फोकस किया गया। शायद यही वजह रही कि इस बार मंत्रिमंडल गठन में ज्यादा समय लग गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक हफ्ते में 3 बार, जी हां, एक हफ्ते में 3 बार दिल्ली जाना पड़ा। वजह थी कैबिनेट विस्तार। कई दौर की बातचीत के बाद बीजेपी आलाकमान ने मंत्रिमंडल के चेहरों पर मोहर लगाई। तो मोहन मंत्रिमंडल में 28 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें 18 कैबिनेट मंत्री हैं, तो वहीं 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जातिगत समीकरण की। तो कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा 12 मंत्री ओबीसी कोटे से बनाए गए हैं। सामान्य वर्ग से बनाए गए हैं 8 मंत्री। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग से 4 मंत्री बनाए गए हैं। ये जातिगत समीकरण रहा इस कैबिनेट का। क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए तो मोहन मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय समीकरण पर भी फोकस किया गया है। मालवा निमाड़ क्षेत्र से 7 मंत्रियों को जगह मिली है। मध्य क्षेत्र से 6 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से 4 मंत्री बनाए गए हैं। उधर विंध्य क्षेत्र से 3 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। और अब बात आधी आबादी यानी महिलाओं की कर लेते हैं। तो मोहन कैबिनेट में महिलाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसमें संपत्तियां उइके, निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी का नाम शामिल है। सीधी से विधायक चुनकर आई रीति पाठक को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। तो मंत्रिमंडल में 8 साल बाद हुई है कैलाश विजयवर्गीय की वापसी। तो वहीं सांसदी छोड़ विधायक बने दिग्गज नेता प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। 3 सिंधिया समर्थक मंत्री बने हैं। तो वहीं शिवराज सरकार में मंत्री रहे कई चेहरों को वापस रिपीट किया गया है, यानी कि दोबारा से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कुल मिलाकर मोहन मंत्रिमंडल में सीएम, 2 डिप्टी सीएम समेत कुल 31 मंत्री हो गए हैं। अभी भी 4 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश में कुल 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये 24 की चौसर के हिसाब से बिसात बीजेपी ने बिछा ली है। और किस तरह से समीकरणों को साधा गया है हमने आपको विस्तार से बता दिया। अब इस पर चर्चा शुरू करने का समय आ गया है, महाडिबेट शुरू करने का समय आ गया है। खास मेहमान कौन कौन है वो आपको बता देते हैं हम। शैलेंद्र पटेल हैं, पूर्व विधायक हैं हमारे साथ। मिलन भार्गव जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सतीश एलिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशल किशोर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिलन भार्गव जी, जो समय लगा, जो दौड़ भाग हुई
कह सकते हैं कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ भाग हुई और सामने आया ये पूरा मंत्रिमंडल। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी लॉटरी लग गई, चट विधायक पट मंत्री बन गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। किसी गरीब के घर जन्मा हुआ व्यक्ति भी इस देश में सदन में बैठ सकता है, विधानसभा में राजनीति कर सकता है, जनता का प्रतिनिधि बन सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बार बार स्थापित करके दिखाया है। गरीबी की तपेड़े खाकर जो पैदा हुआ और नेतृत्व करने के भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रशिक्षित करती है अपने कार्यकर्ताओं को, आप देखिए ये बानगी बनता जा रहा है लगातार। इस मंत्रिमंडल में, चूंकि आज सुशासन दिवस है, अटल जी की जयंती है, उस अवसर पर सुशासन देश की सरकारें बना रही हैं और उस मनाने में आप देखिए जिस प्रकार का मंत्रिमंडल गठन हुआ है, जिसमें बहुत अनुभव के साथ नई ऊर्जा को भी समाहित किया है। मतलब मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीति 2003 से 2023 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है और एक बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए जो पुरजोर तरीके से मेहनत की, उसको बढ़ाने वाला ये मंत्रिमंडल साबित होगा। ये नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, क्योंकि इसमें आप देखिए कि हमारे साथ ऐसे ऐसे चेहरे हैं जो केंद्र की राजनीति में लंबा अनुभव रखते हैं, जो मंत्रिमंडल में रहकर लंबा अनुभव रखते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे भी हैं जो गरीबी से नीचे से आते हैं और एक जनप्रतिनिधि चुनकर आए और जनता की आवाज बनकर आज उनको डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। और निश्चित रूप से ये सरकार कहीं ना कहीं कीर्तिमान स्थापित करके मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देगी। जी ठीक है पटेल जी, चुनौतियां हर पार्टी के रहती है, इसलिए निगाहें हर पार्टी की रणनीति पर भी रहती है। जो रणनीति यहां पर साधी गई है 24 के लिहाज से, कितनी बड़ी चुनौती आप इसे देख रहे हैं अपने लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं नए मंत्रिमंडल को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास में उन सबका अपना अपना योगदान रहेगा। अपर्णा जी, सबसे पहली बात, जो संतुलन की आप बात कर रहे थे, अभी मिलिंद जी जो बात कह रहे थे कि 15% क्या एक मंत्रिमंडल में जो विधायकों की संख्या के आधार पर निश्चित होता है। मध्य प्रदेश में इस मान से 35 मंत्री बन सकते थे, 3 ऑलरेडी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, तो 28 अब बन गए, 4 खाली हैं। कुल मिला के खाका जो तैयार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो इस मंत्रिमंडल की हम जब बात करते हैं कि 5 महिलाओं को उसमें मंत्री बनाया है और लगभग 30 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनकर आई हैं। और जो अब मोदी जी का जो उस म्यान से देखें तो 50% बनना चाहिए, लेकिन जब हम 5 महिला आउट ऑफ 30 आप देखेंगे तो मात्र 16 से 17% ही महिलाओं का इस मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। कहीं न कहीं जिस बात को पूरे मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि महिलाओं के कारण हम सरकार में आए, उन महिलाओं को धीरे से धकेल दिया गया। यानी कथनी और करनी का जो अंतर है वो साफ इस मंत्रिमंडल से दिखता है कि हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। बातें बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं, अभी मिलिंद जी ने सारी बातें कही हैं। आप ये बताइए, इस मंत्रिमंडल के गठन में देखें, उन्होंने कहा कि अनुभवी भी हैं, कुछ तो इतने अनुभवी हैं कि उनके आगे मोहन यादव जी कैसे काम करेंगे अपने आप में समय बताएगा, और कोई को बहुत कम अनुभव है, उनसे कैसे काम लेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां तक हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री थोपा गया है, बनाया गया नहीं है, और उसी तरीके से मंत्रिमंडल भी कहीं ना कहीं थोपा गया है। अगर बनाया गया होता तो एक बार में मोहन यादव जी को बनाया था, वो जो मंत्रिमंडल प्रस्तुत करते उनको बना देना था। लेकिन 3-3 चक्करों के बाद, इतना सब होने के बाद मंत्रिमंडल सामने आया है, तो ये कहीं ना कहीं समझ में आता है अगर हम गहराई से देखें कि मंत्रिमंडल थोपा गया है। आप कह रहे हैं मिलन जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपका रिएक्शन जल्दी से इस पर। देखिए, बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए, जिस प्रकार का अनुभव कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के पास है, जिसमें जीतू पटवारी जी बहुत अव्वल है, क्योंकि उन्होंने अपने संगठन के जिस प्रकार से टिप्पणी करके पार्टी चाहे तेल लेने का उदाहरण पेश किया और उनके नेतृत्व ने जिस प्रकार से उनको नेतृत्व करने का मौका दिया है, तो ये बताता है उनका अनुभव कैसा है। उमंग सिंगार जी की बात करें, जो नेता प्रतिपक्ष बना के पदोन्नत किया है, या हेमंत कटारे जिनको महिला व्यभिचार और दुराचार के लिए अपराध पंजीबद्ध हैं, और जिस प्रकार के आपके नेतृत्व महिलाओं को टंचमाल कहते थे, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आइटम कहते थे, और एक तो एक नेता आपके जो महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन कहते थे,
जनता ने अपना जवाब दे दिया, अभिमत दे दिया और आपको नकारने का काम किया, तो मुझे लगता है महिलाओं पर नैतिकता के आधार पर आप भी मंत्रिमंडल की बात करो ना, कांग्रेस क्या कर रही है विषय नहीं है। जिस दिन कांग्रेस की बात होगी आप खूब करिएगा, आपके सवाल का हम जवाब देंगे। लेकिन आपको विमर्श करना चाहिए। मिलिंद जी बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ कि जिस विषय पे टॉपिक है उस पर तो बात कर रहा है कि मंत्रिमंडल कैसा है, आप सीधा कांग्रेस पे चलेगा। खैर कहिए आप, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। आपकी बात ठीक है। सतीश अय्यर जी, आपके नेताओं ने जो प्रतिस्पर्धा में मिलन जी ठीक है, हो गया। आप तो कम से कम थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है सतीश अय्यर जी, इतने लंबे समय से आपने देखते आ रहे होंगे जब मंत्रिमंडल का गठन होता है, इस मंत्रिमंडल के गठन में काफी दौड़ भाग भी हुई है और काफी समीकरणों का ख्याल भी रखा गया है। क्या आप इसे 24 के लिहाज से एक कंप्लीटली बैलेंस टीम के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत रेयर एक उदाहरण है। कोरोना काल में जब शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ की सरकार के पतन के बाद जब बने थे, उस समय वो 29 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और ये अब 17वें दिन ये आज विस्तार जो हुआ है। बहुत समय लग गया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के अपने कारण हैं। संसद चल रही थी, उनके जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी व्यस्तता रही होगी। निश्चित रूप से सारे समीकरणों को देखा गया होगा और उसी में इतना शायद वक्त लगा है। लेकिन मैं शैलेंद्र जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को आरक्षण देने को एक बहुत बड़ा महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उन्होंने बनाया चुनाव के पहले ही, और आज जो महिलाओं की संख्या मंत्रिमंडल में है वो 16% के करीब है, तो उस लिहाज से अगर 33% भी रखते तो कम से कम 10 महिलाओं को उसमें शामिल किया जाना चाहिए था। तब हम ये कहते हैं कि जो हमने संसद में बिल पारित किया है और नारी सशक्तिकरण की जो बात है वो ज़मीन पे उतरती दिखती। लेकिन फिर भी 16% भी पिछले अनुभव शिवराज सिंह चौहान की जो बीती सरकार थी उससे तो संख्या ज़्यादा ही है, लेकिन 33% होती तो बहुत अच्छा रहता। जहाँ तक संतुलन की बात है तो क्षेत्रों का संतुलन भी किया गया है, जातियों का भी निश्चित रूप से किया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मंत्रिमंडल का आज का जो विस्तार है ये लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी घोषित होंगे उसके मद्देनज़र भी ये चयन किया गया होगा। क्योंकि हमने देखा कि जो सांसद विधायक बन गए हैं या मंत्रिमंडल में 2 लोग शामिल भी हो गए हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनकी जगह सांसद का चुनाव कौन लड़ेगा जी? हो ये भी सकता है कि जो विधायक चुने गए उनमें से भी कोई लोग सांसद का चुनाव लड़ें, यानी कि जो मंत्री नहीं बन पाए हो सकता है कि उन्हें एमपी बना दिया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं? हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हर बात को लेकर यहाँ पर है, उसी को ध्यान में रखा गया है। कौशल किशोर जी, इस टीम को देखकर आपको क्या लग रहा है? इस पे किसका रिफ्लेक्शन ज्यादा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का या दिल्ली की छाया इस पर आपको ज्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, ये जो मंत्रिमंडल गठन है, चूंकि मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिला था, तो मंत्रिमंडल का गठन भी कुछ ऐसा ही होना था जिसमें नए चेहरे ज्यादा हों, जिससे मुख्यमंत्री अपने आप को कन्वीनियंट समझे, महसूस करे। और दूसरा, अब जो इस चुनाव के बाद जो एक बात हुई है मुख्य रूप से कि एमपी के मन में मोदी, उसमें इस तरह की कोई बात को नहीं स्वीकार किया गया है कि लाडली बहना का योगदान था या किसी और फैक्टर का योगदान था। अब सिर्फ मोदी ओरिएंटेड जो भाजपा चल रही है उसके मुताबिक ये जो नए चेहरे हैं ये निश्चित तौर से ये अपना विजन जो तैयार करेंगे वो मोदी के अनुरूप ही तैयार करेंगे। और इसमें एक और फैक्टर हमने देखा इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में कि 70 से ज्यादा एज का कोई भी इसमें मंत्री नहीं है, कोई भी चेहरा। तो एक एज फैक्टर के आधार पर उन्होंने बहुत सारे मंत्रियों को सॉर्ट आउट कर दिया। जैसे कि हर व्यक्ति बात कर रहा था कि गोपाल भार्गव 9 बार के विधायक हैं, मंत्री बनेंगे ही, लेकिन जो है उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। ऐसे कई चेहरे हैं, चाहे जयंत मलैया का नाम हो या और भी जो दूसरे नाम हैं, वो बिसाहूलाल सिंह का नाम आ रहा है। तो ऐसे चेहरों को मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी गई है। और जिस तरह से जो गुजरात फॉर्मूले की बात चल रही थी, गुजरात में एक तरफ से पूरा मंत्रिमंडल बदल देते हैं, उसी तर्ज पे यहाँ पे नए चेहरों को जो मौका, पहली बार के विधायकों को जो मौका दिया गया है, वो एक निश्चित तौर से एक नई पहल है। और नए मुख्यमंत्री के मुताबिक इसको एक अच्छा मंत्रिमंडल माना जा सकता है जिसमें जातियों का संतुलन भी स्थापित किया गया है। 25 जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है। इनमें से कई जिले, जो 53 जिले हैं मध्य प्रदेश में, से कई जिलों से तो कोई विधायक ही नहीं है कांग्रेस भाजपा का, तो उसमें उनको जगह मिलना संभव नहीं था। वैसे भी 53 जिले हैं तो सभी जिलों को प्रतिनिधित्व मिल पाना वैसे भी संभव नहीं था। 5 महिलाओं को जो मौका दिया गया है उनमें भी नए चेहरे शामिल किए गए हैं, ये एक अच्छी बात है।
कम से कम आगे का जो नेतृत्व तैयार होना है, देखिए आपने, ठीक जिस है, तरह से दोनों ही साइड्स मिल गई हमें कॉइन की। एक तरफ एलए सर कह रहे हैं कि 5 महिलाओं का जो कोटा है वो कम है आरक्षण के हिसाब से। मिलन भार्गव जी, आधी आबादी के साथ ये आधी हिस्सेदारी क्यों? मतलब 10 महिलाएं होनी चाहिए थी मंत्री, 5 ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं और होना चाहिए, लेकिन संगठन स्तर पर और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुझे लगता है कि आगे चलकर और बढ़ोतरी होगी, लेकिन जितनी भी महिलाएं नेत्री अपने मंत्रिमंडल में जगह बनाई है, मुझे लगता है ये बेहतर एक रणनीति के तहत काम कर ये मध्य प्रदेश को कीर्तिमान स्थापित करके नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होंगी। और आप देखेंगे कि आगे चलकर जिस प्रकार के सरकार काम करेगी और सुशासन की तरफ बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी ये सोचने में मजबूर करेगी। विपक्ष आज जिस स्थिति में आ गया है वो धराशायी हो चुका है, और नकारात्मकता की जिस ऊर्जा से वो घिरा हुआ है उसमें प्रपंच और षड्यंत्र जरूर है, लेकिन हमारी सरकार सकारात्मक राजनीति करती है। मध्य प्रदेश को किस प्रकार से मान बढ़ाया जाए, मध्य प्रदेश में समग्रता के साथ किस प्रकार से हर वर्ग का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा जाए, उस ध्यान को लेकर चरितार्थ करती भी आई है और आगे चलकर भी इसको चरितार्थ करेगी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का नेतृत्व मिला है ये बहुत सशक्त है और ये दृष्टिकोण वाला है। आगे चलकर इससे बहुत सारे लाभ मध्य प्रदेश की जनता सशक्त को भी है और विजन भी है बीजेपी की सरकार के पास, इस मंत्रिमंडल के पास। शैलेंद्र जी, सवाल तो इस बात पर भी उठता है कि जातिगत जनगणना को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाते रहे राहुल गांधी, समर्थन नहीं मिल पाया वोटों की अगर हम गिनती की बात करें तो, लेकिन जातिगत समीकरणों को साधने में बीजेपी यहां आपसे एक कदम आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। नजर उनकी भी 24 पर है, नजर आपकी भी है। आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, कैसे निपटेंगे बीजेपी से? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले। अभी मिलिंद जी बात कह रहे थे कि आज सुशासन दिवस है। अटल जी क्या आज हम सब बड़े रिस्पेक्ट से उनको याद करते हैं, और सुशासन दिवस पे हमें ये कल्पना करना चाहिए कि पहली कैबिनेट में जो बनी है वो कैबिनेट कैसे काम करेगी, क्योंकि कैबिनेट में बनना जातिगत या किसी समीकरण या क्षेत्र वाइज आना अलग विषय है, लेकिन कितने एक्सपर्टीज उसमें है, क्या क्या उनकी विधाओं में कितना उन्हें ज्ञान है, कैसे मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगे, कैसे बढ़ते हुए कर्ज को कम करेंगे, इनकम जनरेट कैसे करेंगे, रोजगार कैसे देंगे, जो वादे किए हैं 27 रुपए कुंटल गेहूं का, 31 रुपए कुंटल धान का, या जो हमारी अच्छा है ना, नहीं कर पाएंगे तो आप लोग मोर्चा खोल लीजिएगा। देखिए वो अलग विषय है, राजनीति की बात, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, और इसमें पक्ष विपक्ष दोनों का अपना रोल रहता है, वो रोल प्ले करने की बात होती है। तो ये भी देखना होगा कि इनमें आपको इसमें एक्सपीरियंस का अभाव दिख रहा है क्या पटेल जी? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जो लोग नए भी आए हैं तो आप देखिए कितने लोग नए आए, क्या वो पारिवारिक उनके बैकग्राउंड क्या है, क्या उनका क्या नहीं है, तो कहना और होने में बहुत फर्क है। मैं इंडिविजुअली जाना नहीं चाहता किसी के ऊपर, क्योंकि ये जैसा मिलिंद जी ने कहा मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, जो कि मुझे दिखता नहीं है कि उनके विशेष अधिकार से ये मंत्रिमंडल बना होगा, लेकिन कहने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आ जाता हूं, आपने जो प्रश्न किया था, मूल प्रश्न कि राहुल गांधी जी ने जो आरक्षण की बात की थी, उसी के चलते अगर जीतू पटवारी जी को आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी की संख्या, उसी के अंतर्गत उन्हें कहीं ना कहीं जो डिसीजन लिया चुनाव के बाद, उन्होंने आगे बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ाया। मिलिंद जी अभी उनकी बात कर रहे थे, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मोहन यादव जी के भी वीडियो बहुत वायरल हुए, कौन सा व्यक्ति क्या क्या कहता है क्या नहीं कहता, विषय वो नहीं है, मूल विषय आज का है और जो आपका प्रश्न है। और कहीं ना कहीं चुनाव के बाद 2024 की तैयारी के अंतर्गत ही उमंग सिंगार और जीतू पटवारी दोनों युवा हैं, अभी उनकी 50 साल से कम की उम्र है, और कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर जीतू पटवारी प्रदेश और देश में अन्य कामों को संभालने के बाद, आज कांग्रेस की सेवा करने के बाद आज प्रदेश अध्यक्ष पे पहुंचे। एक गांव का व्यक्ति और एक किसान का बेटा आज उस पद पर पहुंचा, बड़ी बात है। उमंग सिंगार निश्चित रूप से एक पारिवारिक उनका बैकग्राउंड रहा है, कहीं ना कहीं आदिवासियों की आवाज उठाते हुए वहां तक पहुंचे, तो ये आज विजन के अनुरूप, और साथ में हेमंत कटारे जो कि सामान्य वर्ग से आते, तीनों को नई लीडरशिप। ठीक है, यानी कि तैयारी कांग्रेस भी इसी पिच पर आगे बढ़ते हुए कर रही है। एलिया जी, जरा बताएं आप 24 की लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही जो ओबीसी कार्ड यहां पर खेलने की कोशिश की जा रही है, क्या ये अपने आप में काफी होगा, या फिर जिस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो बच्चा 1 साल का था वो बालिग हुआ, युवा हुआ, उसने अपना वोट दिया, और अब क्या उन युवा वोटर्स को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपनी रणनीति में तब्दीली की है? चाहे हम दोनों ही दलों की बात कर लेते हैं यहाँ पर।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार के विधायकों को मंत्री बनाया, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए आप, उमा भारती की जो सरकार बनी थी 2003 में, उमा भारती खुद पहली बार की विधायक थी और उनके मंत्रिमंडल में आधा दर्जन करीब ऐसे लोग थे जो पहली बार विधायक बने थे और मंत्री बने थे, और उनमें से कुछ लोग कैबिनेट मंत्री भी बने थे। तो नए लोगों, ये सामान्य तौर पर, ये मैनेजमेंट का भी, यदि आप जो लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं जानते हैं, उसका भी ये सिद्धांत है कि पूरे के पूरे नए लोग नहीं रख सकते आपको एक परसेंटेज रखना पड़ता है, 60-40 का रेशियो रखना पड़ता है, तो इस मंत्रिमंडल में वो दिखता है। रही बात जातिगत जनगणना की, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कह के खुद उल्टा फंस गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तौर पे तो उसको काउंट कर रही है, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंदौर के कार्यक्रम को भी जो ऑनलाइन संबोधित किया, जिसमें मुख्य मोहन यादव भी थे और कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन भी थी, और उसमें उन्होंने ये कहा कि 4 जातियां होती हैं। एक जाति है गरीब मजदूर की, दूसरी महिला की, किसान की, वो 4 जाति, वो वर्ग पर केंद्रित कर रहे हैं। और लाभार्थी उनकी एक बहुत बड़ा, उनका एक ट्रम्प का कार्ड बन गया है। और जो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि वो किसी व्यक्ति के चेहरे पे जाने के बजाय लाभार्थी की योजना और प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो गए और उसमें उनको सफलता मिली। तो निश्चित रूप से 2024 का चुनाव भी उसी पिच पर लड़ा जाएगा जिस पिच पर 2023 का जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई बात जी एक तरह से जीत ली है। कौशल जी, तो क्या जो कांग्रेस की जातिगत जनगणना का कार्ड था उसका तोड़ निकालिए, जैसे सर बता रहे हैं कि जाति वर्सेस लाभार्थी। देखिए, मोदी पहले भी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हमने अपने चारों तरफ अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत कर लिया है। लोकसभा में वो निश्चित तौर से विपक्षी दलों को चुनौती देते हुए, उपहास उड़ाते हुए, विपक्षी दल कांग्रेस का मुख्य रूप से उड़ाते हुए ये कह चुके हैं कि हमने अपना एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर लिया है, 80 करोड़ लोगों को तैयार कर लिया है जिनको हम लाभ पहुंचा रहे हैं सीधा। और अब ये बात तय है कि जिनको मध्य प्रदेश का अगर चुनाव का अगर विश्लेषण किया जाए मुख्य रूप से, जिसमें कि इस बार कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा अवसर माना जा रहा था, और कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आ गया, मतगणना का परिणाम नहीं आ गया, तब तक पूरी दोनों बाहें चढ़ा के दावा कर रही थी कि सरकार तो हम ही बनाने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये जो लाभार्थी वाला जो एक मंत्र है वो एक सक्सेस फॉर्मूला है, और जिसमें हम अगर कहें कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना, तो लाडली बहना का भी उसमें एक योगदान था कि जो बहनों के साथ जो तादाद में स्थापित किया, और 1 करोड़ 32 लाख महिलाएं जो सीधी सीधी लाभार्थी साबित हुई, उसमें कहीं ना कहीं जो परिणाम आया उसमें एक झलक उसकी भी थी। हालांकि भाजपा ने इसको एक मोदी फॉर्मूला के आधार पर ही माना है, लाडली बहना को उसमें अलग नहीं किया है, उसको श्रेय देने की कोशिश नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो लोकसभा का चुनाव हो या अब राज्य की विधानसभाओं का चुनाव हो, और जैसा कि अभी कांग्रेस के सदस्य कह रहे थे कि किस तरह से अर्थतंत्र को करेंगे, तो कांग्रेस ने भी बहुत सारी योजनाओं को इसी तरह अपना संकल्प, अपने जो वचन पत्र में कहा था कि हम 450 का सिलेंडर देंगे, नारी सम्मान योजना देंगे। तो एक जो वित्त की जो चुनौती थी वो तो उनके सामने भी थी, वो इनके सामने भी थी, और वित्त की चुनौती को तो निश्चित तौर से उससे किस तरह से निपटा जाएगा वो एक भविष्य बताएगा, आगामी 5 साल बताएंगे कि भाजपा किस तरह से। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार जिस तरह से भाजपा अपने आप को करती है कि प्रमोट करती है, तो निश्चित तौर से जब दोनों सरकारें एक ही दल की होती हैं तो केंद्र से फायदा ज्यादा मिलता है जी। तो ऐसे में ये जो लाभार्थी तंत्र वाला जो फॉर्मूला है ये हर जगह फिट हो रहा है। मिलन जी, कांग्रेस चिंता में है कि काम कैसे कीजिएगा। एक तो सब नए नए हैं, ऊपर से खजाना भी भरा हुआ तो है नहीं अब पहले जैसा, तो फिर काम कैसे कीजिएगा? देखिए, खजाना भी पूरा भरा है और मुझे लगता है कांग्रेस को चिंता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि चिंता का समय भी है। जिस हश्र पे कांग्रेस पार्टी पहुंच गई कि ना नेता है ना नियत है, क्योंकि जब सत्ता में रहते हैं तो लूट करते हैं, जो जब विपक्ष में रहते हैं झूठ बोलते हैं। ये वानगी बन गया और जनता ने अपना मैंडेट से इसको साबित भी कर दिया। और रही बात महिलाओं के अभी सशक्तिकरण पर बहुत लंबे भाषण शैलेंद्र जी दे रहे थे, इनसे पूछिए जब एक आदिवासी वर्ग की गरीब महिला को इस देश का राष्ट्रपति बनने की बात आई तो आपने क्यों विरोध किया? आपने तब भी विरोध किया जब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे। मतलब आप गरीब आदिवासी वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब इस व्यक्ति को, इस वर्ग से आने वाले व्यक्ति को नेतृत्व करने की बात आई, आपके संगठन ने विरोध हमेशा किया। ये देश की जनता और प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे से देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जिसने 50%
आरक्षण देकर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से नगरीय निकाय में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया और पुलिस जैसी सर्विसेज में भी महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाकर आरक्षण देकर उनकी जगह को सुरक्षित किया। अब रही बात 33% आरक्षण की, तो ये मानिए प्रमाणिकता के साथ और प्रतिबद्धता के साथ हम लोग कर रहे हैं। हमने यदि सदन में वादा किया है कि आने वाले समय में विधायिका और सदन में जिस प्रकार से 33% का आरक्षण दिखेगा, तो ये दिखेगा, इसको मान के चलिएगा। तो पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। शैलेंद्र जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे। लाकर इनके सशक्तिकरण में अमूल्य योगदान दिया है और नजीर भी पेश की है। अपर्णा जी, बातें कहने और सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब असली हकीकत पे आती तो बहुत इतर होती हैं, क्योंकि लच्छेदार बातें करना भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से आती है और इनकी यूएसपी है, उनको बधाई हो, क्योंकि बड़ा अच्छे से वो सब बातें कहते हैं। विषय यह है इस मंत्रिमंडल में कि जब सरकार चलानी है तो उसमें मंत्री हमने कैसे लिए हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मध्य प्रदेश को वो विकसित मध्य प्रदेश में तब्दील करने की जो बात करते हैं वो क्या कर पाएंगे, ये सब देखना जरूरी है। और अब जब मंत्रिमंडलों को अपने विभाग मिलेंगे, निश्चित रूप से वो निकल कर आएगा तो समझ में आएगा क्या वाकई मध्य प्रदेश को सही दिशा में जा रहे नहीं जा रहे हैं। अभी जो बात कही जा रही है डबल इंजन की सरकार की, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार तो बची नहीं है, अब तो सिंगल इंजन की सरकार है, क्योंकि जो केंद्र चाह रहा है वही राज्य में बैठाकर अपनी कठपुतली को बैठाने का जो काम है कि जब तक केंद्र बहुत मजबूत हुआ है, राज्य में अपनी कठपुतली बनाकर सिंगल इंजन की सरकार हो गई है, तो अभी सिंगल इंजन की सरकार को देखते हैं कैसे आगे चलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और 24 की 64 पर सभी की निगाहें, इसीलिए ओबीसी पर दाव लगाया गया है, चाहे सरकार में बैठी बीजेपी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो। हर किसी की नजर है अपने अपने वोट बैंक पर, क्योंकि 2024 का रण नजदीक है और हर किसी को उस पर फतेह पाना है। फिलहाल मध्य प्रदेश की महाडिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए।